हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी आईनी तरामीम से मुतालिक, लेकिन फिर अचानक कल का इजलास हुआ और मौलाना फजलुर रहमान को भी हमने देखा, उनका भी कल एक अलग मिजाज था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आईनी तरामीम हो ही नहीं सकी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सारी दौड़ भाग जो थी और जो सारी एफर्ट थी वो थी कि 19वीं तरमीम जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने गन पॉइंट पर मंजूर कराई थी और जिसका मकसद 18वीं तरमीम में जो जुडिशरी के बारे में रिफॉर्म्स या जो कुछ भी उसमें प्रोविजंस रखी गई थी उसको अंडू करने के लिए, मेरे सामने ये पड़ी हुई है 19वीं तरमीम। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन बुनियादी 2-3 नुक्ते हैं जिनमें से एक बड़ा नुक्ता ये था कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो पार्लियामेंट, नॉट द पार्लियामेंट विल बी अलाउड टू डिस्कस एंड कंसिडर द कंडक्ट ऑफ जजेस। ये सारी बातें जो हैं, ये सब कुछ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें लिखा हुआ था कि क्या करना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज होगी, क्या वफाकी आईनी अदालत होगी, कैसे वो बनेगी, कौन उसका सरबराह होगा, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद थी, जिस पर हमें ये बताया जाता है एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जनाब दक्सत तो 2 बड़ी पार्टियों के थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको दर्जात बुलंद करे, और नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर थे उस वक्त। मगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली मंजूर हुआ था विद कंसल्टेशन ऑफ ऑल द मेन स्ट्रीम पार्टीज। अच्छा। बल्कि लॉ मिनिस्टर ने तो मैं यहाँ तक कहा कि उसमें इमरान खान साहब भी सिग्नेटरी हैं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि वो तमाम पार्टियों के साथ जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज थी उनको ऑन बोर्ड लेके साइन किया गया था। ठीक है, उस वक्त उसकी बड़ी तारीफ की गई थी, बड़े डोंगरे बरसाए गए थे कि जी कमाल हो गया, जमहूरियत बहाल हो गई है और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा एंड दिस दैट और द अदर जी। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि 18वीं तरमीम तो हो गई, लेकिन 19वीं तरमीम ने उसका पटा दिया। और अब ये सारी दौड़ भाग जो, जैसा मैंने पहले कहा, वो थी कि 19वीं तरमीम जो ज़बरदस्ती कराई गई थी, अंडर प्रेशर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराई थी, उसको अंडू करके बहाल कराया जाए, अदलिया का इमेज भी और पार्लियामेंट का इख्तियार भी। ठीक है जी। अब इस सारी गुफ्तगू में जो 4-5 मेन सवाल हैं वो हम ज़रा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं कि किसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे और होनी चाहिए डिस्कशन। पहली बात तो ये है कि ये आईनी तरमीम की कोशिश क्यों हो रही थी और ये क्यों नाकाम हुई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। तीसरा, जैसे मैंने पहले कहा और हमने बता भी दिया अपने नाज़रीन को कि 19वीं तरमीम क्या थी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तीसरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत के पास नंबर नहीं थे तो ये पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि एम्बैरेसमेंट तो हुई है ना, जैसे कैसे भी वो उसकी हम तफसील में बात करेंगे। फिर ये कि मौलाना को क्यों नहीं मनाया जा सका, बिल्कुल मौलाना का बुनियादी मुतालबा क्या था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौलाना को मनाने का इख्तियार है किसके पास। ये मेरे ख्याल से प्रेमिसेस है इस पूरी गुफ्तगू का जो आज हम करेंगे जी। और कोशिश करेंगे कि हम अपने नाज़रीन के साथ वो जो पस पर्दा जो कुछ होता रहा है कुछ उसकी भी बाज़गश्त को सुनाई जाए, और हुकूमत कहाँ नाकाम हुई है, कहाँ पीटीआई जो है वो अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुई है, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके ऊपर पीटीआई के जो बानी हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो आईनी तरमीम थी इसके सेलिएंट फीचर क्या थे। हाँ जी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें ये एजुकेट करना चाहिए उनको। इसके नुमायां जो 6-7 पॉइंट है वो हम शेयर कर लेते हैं। एक ये था कि आर्टिकल 63 में तरमीम की जाए ताकि पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार हो। जो 19वीं तरमीम थी उसमें वो शुमार नहीं होना था जी, नहीं हुआ था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा इसका पॉइंट ये था कि आर्टिकल 17 के तहत वफाकी आईनी अदालत की कायम करने की तजवीज़। ठीक है जी। तीसरा इसका बड़ा सवाल था कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को तजवीज़ करेगी। ठीक है जी। चौथा इसका था जी कि कौमी असम्बली की कमेटी के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। ठीक है जी। पांचवा ये था कि जी जजेस की तकर्री कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी करेगी जी। ठीक है जी। और छठा इसका ये था कि वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 68 ईयर्स होगी, नॉट 65 ईयर्स। ठीक है जी। जिसके बारे में वावेला मचाया गया कि सारे जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है
और कोई कह रहा था 3 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ भी इस कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज में नहीं थी। इसके बाद जी कि इस जो जज मुकर्रर होगा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, आईनी अदालत का, उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, हाई कोर्ट से सुओ मोटो का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा और किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में तबादला किया जा सकता है उसका। ये है जिसके गिर्द ये सारी आईनी तरमीम का पैकेज जो है ये इतने दिनों से टग ऑफ वॉर कह लीजिए आप इसको, सेंसिटिव पॉलिटिकल। पर सब मुद्दत मुलाजमत वाली शिक तो शामिल थी, कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने उस पर एतराज़ उठाया तो फिर उन्होंने उसको निकाला। देखिए हम वही बात करेंगे जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जब मैंने कहा ना कि वो पॉइंट है, जब वो आएंगे तो बात करेंगे कि उनका मुतालबा है क्या। ठीक है, ठीक हो गया जी। जी अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि अब इसकी हमने नाकामी के ऊपर गौर करना है कि ये नाकाम क्यों हुई है। देखिए इस आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो बुनियादी तौर पे इसके आर्किटेक्ट कह लीजिए आप, या जो जिम्मेदार हैं इस कानून को लाने के, टेबल करने के, पास कराने के, वो ये कहते हैं कि जी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो किसी को सूट करती हैं, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो किसी को सूट करती हैं, इसलिए जो है वो कंसेंसस नहीं हो पाया है। ठीक है जी। दूसरी बात जो बहुत अहम है मेरे ख्याल से हमें शेयर करनी चाहिए कि सपोजिटली हाइपोथेटिकली ये पास हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना था। ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। तो हमने बता दिया कि ये आईनी पैकेज थी क्या। ठीक है जी। नाकामी की वजह क्या बनी? देखिए पहली बात तो इजलास हुआ और अचानक क्या मेरे ख्याल से जो अहम बात है वो ये है कि हुकूमत ने, द रीज़न बेस्ट नोन टू देम, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया। जब आइन में तरमीम की बात होती है तो जो भी प्रपोज्ड ड्राफ्ट होता है या जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स होती हैं उसको स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब ये पेश किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि जी चूंकि अभी इसकी हतमी शक्ल ही नहीं बनी थी, एक ऐसी शक्ल इसकी बननी थी जिसको टेबल किया जा सके पार्लियामेंट में, उससे पहले कंसेंसस होता है, उससे पहले डिस्कशन होती है, उससे पहले इसमें छेड़छाड़ होती है, उससे पहले इसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं। वो कहते हैं कि ये प्रोसेस ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसका ड्राफ्ट शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। ये तोजी है उनकी। जबकि मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो या बाकी की पार्टियां हो, पीटीआई हो, उन सब ने कहा कि जी आपने इसका मुसवदा हमारे साथ शेयर क्यों नहीं किया। हाँ। असूली तौर पर अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जो भी ड्राफ्ट हो उसका एक वर्किंग पेपर जो है वो सर्कुलेट किया जाता है अमंग द मेंबर्स। बिल्कुल। ठीक है जी। तो फिर इतना खुफिया क्यों रख रही थी गवर्नमेंट? मैं अर्ज करूँ इसलिए कि वो जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी और पीपल्स पार्टी, उन सब का मौक़िफ़ ये है कि हम ये चाह रहे थे कि कैसा ड्राफ्ट तैयार हो जाए जिस पर सबका कंसेंसस हो। ठीक। लॉजिकली तो ये बात ठीक है, लेकिन ये फिर इसके लिए जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल, अचानक से इजलास अगर ये नहीं हुआ, आपने इजलास पहले बुला लिया, आपके पास कंसेंसस है ही नहीं, आपके पास नंबर पूरे नहीं है, आपने इजलास बुला लिया। एग्जैक्टली। तो ये इसका एक अहम इम्पैक्ट है। ठीक। क्यों नहीं हुकूमत ने ये यकीनी बनाया कि उनके पास नंबर्स हो, ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये बिल टेबल हो गया होता और नंबर पूरे ना होते तो हुकूमत को घर जाना पड़ता। ये जमहूरी रवायत का हिस्सा है। अगर हुकूमत अपना बिल पास नहीं करवा सकती तो घर जाती है। अभी भी जितना मर्जी आप फसाड बना लें अपना, लेकिन चूंकि हुकूमत अपने इस ऑब्जेक्टिव में को अचीव नहीं कर पाई है तो एम्बैरसमेंट तो है। फैसल वावडा कह रहे हैं ये हुकूमत की नाअहली है। फैसल वावडा साहब ने तो बड़ा, अभी तो वो धमकी दे के गए हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो फिर सबके पोतड़े खोल लूँगा। अभी तो उन्होंने कहना है, अभी तो उन्होंने सिर्फ हुकूमत को निकम्मी और नाअहल करार दिया है। लेकिन उनके लहजे से, और जैसा कि हम जानते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बड़े वैलिड और बड़े वैल्यूएबल हैं, इसलिए वो जब भी बोलेंगे तो छप्पर पाड़ के बोलेंगे। तो लेट अस वेट व्हेन ही कम्स बैक। अच्छा जी, मौलाना का किरदार जो है इसमें बहुत अहम नौयत का हामिल था और अभी भी है। क्यों? पहली बात तो ये कि मौलाना साहब को 2018 के इलेक्शन से लेके अब तक ये शिकायत है कि उस वक्त की हुकूमतें, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने उनको और उनकी पार्टी को इलेक्टोरल प्रोसेस से निकाल के बाहर फेंक दिया। 2018 के इलेक्शन में आपको मालूम होगा कि कितना बुरा हाल था जेयूआई का। ठीक है जी।
फिर जब 2000 ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन हुआ, इसमें मौलाना नाराज दिखाई दिए। मौलाना नाराज थे और उनकी वजूहात मेरे ख्याल से अब किसी से मख्फी हाँ, नहीं है। सबको पता है, ठीक है जी। सबको पता है। फिर उन्होंने हुकूमत से थोड़ा सा फासला इसलिए इख्तियार किया कि उनके जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए। अब उनके मुतालबात मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है, लेकिन जो बाज़ गश्त हम सुन रहे हैं हाँ, हाँ। वो ये है कि मौलाना चाहते हैं कि एक तो उनको गवर्नरशिप दे दी जाए KPK की, अच्छा, और 2 उनके अरकान जो है उनको सेनेटरशिप जो है वो दे दी जाए। अब अगर आप इसको थोड़ा सा खंगालें अगर, तो आपको पता चलेगा कि फिर ये लड़ाई मौलाना की नून लीग से नहीं है, ये तो पीपल्स पार्टी से है, बिल्कुल। क्योंकि पीपल्स पार्टी का गवर्नर है KPK में। ठीक है। और ये जो पहले बंदर बांट हुई थी, अगर आपको याद हो, 8 फरवरी के फ़ौरन बाद, वो ये था कि 2 सूबों के गवर्नर जो है नून लीग अपॉइंट करेगी और 2 के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। हाँ जी। पंजाब और KPK पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखा, बलूचिस्तान और पंजाब जो है वो नून लीग का हिस्सा जी। है। और यही वजह हम देखते हैं कि ज़्यादातर मुलाकातें और इंटरेक्शन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना के दरमियान हुआ। हाँ जी, अभी भी इजलास जो है वो मुलतवी हो गया, लेकिन हाँ हम देख जी, रहे थे मुलाकातें टीवी हो स्क्रीन रही के ऊपर कि अभी भी वो गले मिल रहे हैं। हाँ, जिस तरह के जेस्चर्स हमने देखे इन मीटिंग्स में, तो ये लगा कि शायद दे आर क्लोज टू रीचिंग ए बिल्कुल। कंसेंसस। आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुलाकात हुई मौलाना साहब की, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी हुई, तो हमें यही लग रहा था कि दोनों एक पेज पर है। हाँ, मेरे ख्याल से वो जो बुनियादी मुतालबा है उनका, वो चूँकि पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मौलाना अब चांस लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल ये है, वो एक कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जी दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनको धोखा दिया है। अच्छा। नवाज शरीफ साहब का और उनका ताल्लुक बहुत पुराना और बहुत पॉजिटिव रहा है हमेशा, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इस मर्तबा उनकी बात भी नहीं मानी है। हाँ। और यही वजह है कि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा गए थे कल ना इस्लामाबाद में, उनका ख्याल था कि अगर इजलास होगा तो वोट देना पड़ेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मौलाना जो है वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, तो वो वापस लाहौर आ गए। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। अब ये लास्ट डिच क्वेश्चन जो हो रही हैं, ये बराबर होंगी कि नहीं होंगी, इसके बारे में अभी इस वक्त कोई फैसला करना जो है वो मुश्किल है। अच्छा जी, हमने कहा था कि हम बात करेंगे कुछ जो पसे पर्दा चीज़ें हाँ होती जी, रही हैं, बिल्कुल। जो वो हैं। देखिए, जहाँ तक हुकूमत की तरफ से कंसल्टेंसी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से बहुत हेक्टिक कोशिशें हुई। हाँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोशिश की गई कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ 2 वजह से। एक तो मौलाना साहब आड़े आए उनके, ठीक है। दूसरा PTI, लेकिन ना PTI एक सीरियस स्टेक होल्डर है, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। पार्लियामेंट में उनके पास 100 के करीब सीटें हैं, इसी तरह सेनेट में हैं, और अभी और सीटों की वो तवक्को रख रहे हैं, तो उनका स्टेक होल्डर होना हमें समझ आता है। लेकिन फंसा क्या है, मौलाना के मुतालिबात। वो तो मैंने कह दिया ना, वो तो लेकिन- एक तरफ रख देना। तो हम हाँ। PTI की बात कर रहे हैं हाँ, ना हाँ, हाँ। जी। PTI को 2 परेशानियां हैं। एक परेशानी तो उनकी सबसे बड़ी ये है कि जी हमारा बंदा बाहर क्यों नहीं आ रहा, हाँ। ठीक है, जिसका रास्ता हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा मसदूद और तंग होता जा रहा है। अच्छा। ठीक है। 2-3 लटकती तलवारें हैं, कुछ वो मुकदमात हैं जो ऑलरेडी हैं, और एक जो थ्रेट है कि उनको मिलिट्री कोर्ट से में ट्राई किया जाएगा। जी। ये वो सेंसिटिविटीज़ हैं जिसका तज़किरा होता रहा है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है जी। और जो दूसरा सबसे बड़ा उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है वह काजी फायज़ी साहब। वो काजी फायज़ी साहब को किसी सूरत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, नॉट ओनली आफ्टर हिज टेन्योर, इवन बिफोर हिज टेन्योर। आपको पता है कितनी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है उनके खिलाफ। आपको पता है बानी PTI ने एक एप्लीकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि तमाम केसेस से काजी फायज़ी साहब को अलहदा कर दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और जब वो फैसला उनकी मर्जी का आ जाता है तो फिर वो कहते हैं ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ये भी आपको याद होगा जब 8-5 का फैसला आया था तो उनका तारीखी फैसला है, तो उसमें भी तो काजी फायज़ी साहब थे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसका इजहार उन्होंने बरमला किया है, कोई राजदारी नहीं है। जो नेशनल असम्बली के अंदर स्पीचेस हुई वहाँ भी, जो सेनेट के अंदर स्पीचेस हुई वहाँ भी, कि जी सानू तो हमारा नहीं खादा। ठीक है जी। अच्छा जी, हुकूमत जो है उसने थोड़ी सी ज़रा बरकरफ्तारी दिखाई है। उनका अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट च नहीं वारा खादा ना, एलो फिर एक आईनी अदालत बनने जा रही है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जिसके जज की उम्र जो है वो 68 साल होगी। दैट मीन्स काजी फायज़ी साहब विल क्वालिफाई फॉर दैट। और उसका रोल क्या होगा,
कि वो जो आईनी मामलात हैं जो बैठ के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तय कर रही होती है वो कोर्ट में जाएंगे।